आइए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, उपन्यास की परिभाषा और उनके तत्वों का निरूपण। उपन्यास क्या है, किसे कहते हैं उपन्यास? उपन्यास शब्द दो शब्दों से उप तथा न्याय से बना है। उप का अर्थ होता है समीप यानी पास, और न्यास का अर्थ होता है स्थापना। इस प्रकार उपन्यास का अर्थ है मानव जीवन के निकट, मानव जीवन की स्थापना। उपन्यास में मानव जीवन का चित्रण होता है, जिसे पढ़कर पाठक मानव जीवन को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिंदी में उपन्यास, अंग्रेजी को नॉवेल कहते हैं। जो उपन्यास होता है हिंदी में कहते हैं उपन्यास, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको नॉवेल। इसका पर्यायवाची शब्द है। नॉवेल का अर्थ है गया। इटली में उपन्यास के लिए नवले कहा जाता है, तथा फ्रांस में उसको नोवेल शब्द का प्रयोग होता है। कुछ प्रमुख पाश्चात्य और हिंदी विद्वानों ने उपन्यास की विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, है ना। कितने प्रकार की परिभाषाएं होती हैं, क्या क्या होता है उपन्यास, किसे कहते हैं उपन्यास, ऐसी विभिन्न विभिन्न की परिभाषाएं उन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसकी परिभाषा, बैनिस्टर। बैनिस्टर के अनुसार उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय व्याख्यान है जिसके एक ही कथानक के अंतर्गत पार्थवीन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण होता है। किसके अनुसार बताया ये, बैस्टन के अनुसार। अब दूसरी डेफिनेशन अपन देखते हैं क्रोस के अनुसार। कोश क्या कहते हैं? कोश के अनुसार उपन्यास उस गम्य अल्प कथा का नाम है जिसके वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। समझ में आई? कोश क्या कह रहे हैं? उपन्यास उस गम्य अल्प कथा का नाम है। उपन्यास उस गम्य अल्प कथा का नाम है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। समझ गए? अब और आगे कभी अभी आगे है लेखक, वो क्या कहते हैं? पाश्चात्य संस्कृति के लेखक न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में भी उपन्यास की परिभाषा बताई हुई है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में? क्या है? उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ लंबे आकार का काल्पनिक गद्य कथानक है। इसमें वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों के कार्यों का चित्रण किया गया है। ये किसने कहा? न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में। आगे लिखिए, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। देखिए जितने भी लेखक हैं उन्होंने सब ने उपन्यास की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी है। श्याम सुंदर जी ने कह दिया कि मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? उपन्यास को मानव चरित्र का मैं एक चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र का एक चित्र मात्र है उपन्यास। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों का उद्घाटन करना ही उपन्यास है। कितने अच्छे शब्दों में मुंशी प्रेमचंद जी ने समा दिया कि मानव चरित्र जीवन पर प्रकाश डालो और उस रहस्यों का उद्घाटन कर दो। यही तो है, कोई अलग से नहीं देखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार। गुलाब राय जी क्या कहते हैं? देखें गुलाब राय जी ने क्या कहा? उपन्यास कार्यक्रम श्रृंखला में बंधा हुआ एक गद्य कथानक है। क्या कह दिया ने? बिल्कुल अलग बात कह दी। उपन्यास क्या है? एक गद्य में है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन का रचनात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।
ये किसने कहा? डॉक्टर गुलाब राय। फिर से सुनो, उपन्यास कार्यक्रम श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों का काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानक जीवन का रचनात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। अब लास्ट देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा उपन्यास के बारे में? उन्होंने कहा उपन्यास एक मनोरंजक और निर्दोष, कोई दोष नहीं उसमें, निर्दोष कथानक, पात्रों का सजीव चरित्र निर्माण, भाषा की अनाडंबर सहज प्रभाव की योजना द्वारा लेखक के अपने व्यक्तिगत मत को आकर के लिए सहज स्वीकार बनाने का नाम उपन्यास है। क्या कह दिया उन्होंने? व्यक्तिगत मत को पाठक के लिए सहज स्वीकार बनाने का नाम उपन्यास। अब अपन आगे चलते हैं, उपन्यास का डेफिनेशन समझ में आई आपको? अब अपन चलते आगे, उपन्यास का स्वरूप क्या है? उपन्यास का स्वरूप, गद्य साहित्य को विभिन्न विधाओं में उपन्यास प्रमुख है। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास क्या है? प्रमुख है। उपन्यास मानव जीवन तथा समाज पर आधारित पूर्ण कथानक होता है। किस पर? मानव जीवन। उपन्यास किस पर आधारित है? मानव जीवन पर आधारित एक पूर्ण कथानक होता है। ये कहानी से बिल्कुल भिन्न है। कहानी अलग है और उपन्यास अलग है। कहानी से कैसे भिन्न है? कहानी जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। समझ रहे? कहानी क्या होती है? जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, परंतु उपन्यास जीवन की विस्तृत झांकी होती है। पूरे जीवन की जो झांकी होती है उसमें मनुष्य के जन्म से लेकर जो मरण तक पूरा विवरण होता है, वो किस में होता है? उपन्यास में होता है। और कहानी में क्या होता है? कोई एक कहानी बता दी, उसकी शादी की, उसकी जन्म की, उसकी बीमारी की, कोई भी एक कहानी बता दी, छोटी सी कहानी, तो एक पक्ष हो गया ना। लेकिन उपन्यास तो पूरा होता है। उपन्यास मानव जीवन तथा समाज की विभिन्न घटनाओं को संग्रहित रूप होता है। देखो, मानव जीवन की तथा समाज की विभिन्न घटनाओं का, जितनी मानव जीवन में या समाज में जो घटनाएं घटी हैं उनका जो समग्र रूप होता है वो क्या होता है? उपन्यास होता है। इसमें कथा वस्तु का व्यवस्थित संगठन होता है और चरित्र चित्रण, देश काल तथा उद्देश्य को पूर्ण कर ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार उपन्यास का क्षेत्र जीवन में पूर्णता संबंध है। तो किसका क्षेत्र? जीवन में पूर्णता, उपन्यास का क्षेत्र, उपन्यास का जीवन से पूर्ण संबंध होता है। क्या कहा उन्होंने? कोई उपन्यास उत्तम पुरुष शैली में होता है तो कोई उपन्यास मध्य शैली में होता है, कोई उपन्यास आधुनिक शैली में भी होता है। पात्रों की दृष्टि से ये मध्य शैली में होता है। जैसे आत्मकथा, डायरी, जीवनी आदि अनेक शैलियों में उपन्यास लिखे गए हैं। समझ गए उपन्यास का स्वरूप क्या होता है? अब अपन पढ़ते हैं उपन्यास की विशेषताएं। क्या किसे कहते हैं? क्या है उपन्यास की? कौन कौन सी विशेषता है? तो सबसे पहले है मानव जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली कथा होनी चाहिए, अर्थात जीवन की वास्तविक और यथार्थ कहानी होना चाहिए। कहानी भी दो प्रकार की होती है ना? एक काल्पनिक कहानी होती है और एक यथार्थ कहानी होती है। तो इन्होंने उपन्यास में कहा कि यहाँ काल्पनिक कहानी नहीं चलेगी, यहाँ यथार्थ कहानी चलेगी, जो जीवन की वास्तविकता की ओर हो और जीवन की यथार्थता की हो, वो उपन्यास में कहानी चलती है। दूसरी विशेषता क्या है? इस कथा को एक स्फूर्त रूप और सजीवता प्रदान करने के लिए घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध योजना होनी चाहिए। क्या कहा? जैसे कोई घटना है
उसको मूर्त रूप देना है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमबद्ध होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी हमने मान लीजिए जैसे हम मान लीजिए अपना जीवन चरित्र बता रहे हैं या किसी का भी जीवन पत्र, तो पहले हमें उसका बचपन बताना, पहले शिशु अवस्था, फिर बचपन अवस्था, फिर यौन अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, ऐसे चलना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पहले हमने शैशवावस्था बता दी, फिर वृद्धावस्था बता दी, फिर प्रौढ़ावस्था पे आ गई। नहीं, इन्होंने कहा यदि कथा को हमें योजनापूर्ण बनाना है तो वो पूरी श्रृंखलापूर्ण होना चाहिए, जो मानव जीवन को अपनी पूर्णता की ओर उपस्थित कर सके। तीसरा पॉइंट क्या है? जीवन जैसा था और जैसा है की जागरूकता प्रदान करने वाला जीवन होना चाहिए। जीवन जैसा था और जैसा है की जागरूकता प्रदान करने वाला कैसा होना चाहिए? बताइए कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा आदर्श प्रेरणा से युक्त। हमारा जीवन जैसा कैसा होना चाहिए? आदर्श प्रेरणा से मुक्त नहीं, आदर्श प्रेरणा से युक्त जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा, हमारा जीवन जब तक आदर्शमय नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अर्थात भावी जीवन की कल्पनाओं से कथा की वास्तविक अनुप्रेरणता होनी चाहिए। सरल शब्दों में यदि हम कहें तो यथार्थ और आदर्श का समन्वय होना चाहिए। जब तक यथार्थ और आदर्श का समन्वय नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं उपन्यास के तत्व। पहले हमने किसके तत्व पढ़े थे? बताइए किसके तत्व पढ़े थे पहले? अभी हम देख रहे उपन्यास के तत्व। पहले हमने पढ़े थे एकांकी के तत्व, है ना, डिफरेंट है। तत्व के नाम तो वही होंगे लेकिन उनकी डेफिनेशन अलग होगी। पहले हमने एकांकी के तत्व पढ़े थे, अब हम समझेंगे उपन्यास के तत्व। पाश्चात्य विद्वान श्री हर्षन ने उपन्यास कला का तात्विक विवेचन करते हुए उपन्यास की रचना के आधारभूत मूल तत्वों का निरूपण करते हुए कथा वस्तु, चंडीगढ़ अयोगकर देश का भाषा शैली, जीवन दर्शन या उद्देश्य को उपन्यास का मूल तत्व माना है। उन तत्वों को पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अब उपन्यास के मूल तत्वों के रूप में ग्रहण कर लिया है। समझ गए? अब हम आगे देखते हैं कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले है कथानक। उपन्यास के भी तत्व वही हैं जो एकांकी के तत्व हैं। कथानक, कथानक किसे कहते हैं? कथानक उपन्यास का मूल आधार है। बिना कथानक के उपन्यास चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि उपन्यास मानव जीवन को लेकर चलता है और मानव जीवन में जो घटित घटनाएं होती हैं उसके संदर्भ में मनुष्य के क्रियाकलाप और मनोभाव ही कथा का स्वरूप निर्माण करते हैं। यही कथानक उपन्यास का मूल आधार होता है। उपन्यास में प्रायः कथानक दो प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य तथा एक गौण कथानक। इनसे आदि से अंत तक कहानी चलती रहती है। एक मुख्य रूप से, मनुष्य का मतलब एक मुख्य रूप से, और एक गौण रूप से। वहीं से कथानक आगे बढ़ता चलता है। वही लेखक के प्रतिपाद्य तथा अभिसिद्धि में सहायक होती है। गौण कथाएं मुख्य कथा की सहायक बनकर काम करती हैं। अभी हमने एकांकी में भी समझाया था, फिर से आपको समझा देते हैं कि मुख्य नायक कौन होता है। जैसे कोई उपन्यासकार है तो किसने लिखा उपन्यास, जैसे प्रेमचंद जी का गोदान ले लो, तो प्रेमचंद जी तो लिखने वाले हैं, लेकिन गोदान में कौन है मुख्य उपन्यासकार? ऐसी बीच बीच में और भी लोग रहेंगे, वो उनके सहायक हो जाएंगे। कथा के चुनाव और विन्यास में उपन्यासकारों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? सबसे पहले उपन्यास का कथानक युग जीवन से संबंधित हो। समझो, पहले समझो इस पॉइंट को। क्या कहा उन्होंने? उपन्यास का कथानक युग जीवन से संबंध हो। मतलब जो हमारा कथानक है
वो एक जीवन से संबंधित होना चाहिए। जो भी हमने कथानक लिया, अगर उसका किसी जीवन से कोई संबंध नहीं है तो वो कथानक नहीं कहलाएगा। दूसरा, अनर्घ तथा अनावश्यक वस्तुओं से मुक्त हो। कौन? कथानक। अनावश्यक वस्तुएं उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, युग जीवन की मान्यताओं का पोषक हो। क्या कहा इन्होंने? युग जीवन की मान्यताओं को पोषक। किसको कहा युग जीवन की मान्यताओं का पोषक हो? कथानक को। और चौथा पॉइंट दिया है, अंत कथाएं मूल कथा के उत्कर्ष विधान में अनिवार्य रूप से सहायक हो। उपन्यास के कथानक के 4 गुण अपेक्षित हैं। उपन्यास का जो कथानक है उसके कौन कौन से 4 गुण होने चाहिए? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले मौलिकता, दूसरा कुशलता, तीसरा संभवता और चौथा रोचकता। अब देखें मौलिकता किसे कहते हैं। मौलिकता का अर्थ होता है नवीन सृष्टि से, पर उन नवीनता का प्रश्न बड़ा जटिल है। दृष्टिकोण का भिन्नता उपन्यास के कथानक को नवीनता प्रदान करती है, इसलिए यहाँ मौलिकता का अर्थ किससे लिया है? नवीनता से। कथानक का दूसरा गुण है कुशलता। कुशलता का क्या अर्थ है? घटनाओं की व्यवस्थित रूप से नियोजन। जो घटनाएं हों उनकी व्यवस्थित रूप से योजना बनाना, है ना, वो कहलाती है कुशलता। उपन्यासकार अपने लक्ष्य और विशेष की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सामान्य जीवन की कतिपय घटनाओं का चुनाव करता है। इस चुनाव के उपरांत उपन्यासकार का उत्तरदायित्व तो अपनी कल्पना के सहारे इन घटनाओं में एक सूत्रता स्थापित करना है। कथानक का तीसरा और वांछनीय गुण कौन सा है? संभवता। संभव किसे कहते हैं? उपन्यास को केवल संभव और विश्वसनीय घटनाओं को ही अपनी रचना में स्थान देना चाहिए। किसको स्थान देना चाहिए? जो विश्वसनीय घटना है। संभवतः जो विश्वसनीय घटनाएं हैं उन्हीं रचनाओं को स्थान देना चाहिए। इसलिए उपन्यासकार को यथार्थ जीवन से संबंध केवल सत्य और संभव घटनाओं को ही उपन्यास में स्थान देना चाहिए। कथानक का चौथा गुण कौन सा है? उन्होंने कहा कथानक का चौथा गुण है रोचकता। वह वस्तुतः उपन्यास का प्राण है। किसका? देखो 3 गुण पहले बताए थे उन्होंने, मौलिकता, कुशलता, संभवता, और लास्ट गुण है रोचकता। तो रोचकता क्या है? ये उपन्यास का प्राण है। इसके बिना उपन्यास का अस्तित्व ही नहीं है। इसके लिए उपन्यासकार को नवीनता का समावेश करना चाहिए। पाठकों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए घटनाओं में आकर्षण तथा कौतूहल का समावेश करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कह दी कि जब तक घटनाओं में आकर्षण नहीं होगा, जब तक घटनाओं में कौतूहल नहीं होगा, वो कथानक अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा उसमें आकर्षण और कौतूहल का समावेश होना चाहिए। श्रेष्ठ कथानक की चर्चा करते हुए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि कहानी के उस विस्तार में कला की दृष्टि से उसका संरक्षण और परिपाक होता है। घटनाक्रम को एकता या अनेक मुखी जीवन धारा का स्वस्थ विलयन ही है उसका पाक है। मतलब घटना चक्र की एकता वस्तु गठन के रूप में उपन्यास के रस को कलत्य प्रदान करती है। समझ में आ गया इसकी विशेषता? आ गई होगी पूरी समझ में क्या है। अच्छा, आगे दूसरा पॉइंट क्या था? पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण को मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा है कि उपन्यास ही मानव चरित्र का चित्र मात्र है। क्या कहा मुंशी प्रेमचंद जी ने? कितनी अच्छी बात की, गागर में सागर बनने वाली। उपन्यास ही मानव चरित्र का चित्र मात्र है। कथानक रूपी नाव को
उद्देश्य रूपी तट की ओर ले जाना। क्या कहा उन्होंने? कथानक रूपी नाव को उद्देश्य रूपी तट की ओर ले जाना, अर्थात पात्र ही कथानक को विकसित करते हैं, उनका चरित्र उपन्यास को गंतव्य तक ले जाता है। पात्र ही उपन्यास रूपी सागर में कथानक रूपी नाव को उद्देश्य रूपी तट तक ले जाने के लिए कर्णधार होता है ना। ये किसने कहा? मुंशी प्रेमचंद जी ने। हिंदी नाटक, रंगमंच एवं उपन्यास के इतिहास की विविध प्रवृत्तियां हैं। चरित्र चित्रण पात्रों के क्रियाकलापों से संबंध रखता है। पात्रों के क्रियाकलाप हैं घटनाओं के कारण बनते हैं। पात्रों के जो क्रियाकलाप हैं वो घटनाओं के कारण बनते हैं और घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध संयोजन कथा वस्तु का रूप ग्रहण करता है। पात्रों के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता। किसका? पात्रों के बिना किसका अस्तित्व नहीं होता? पात्रों के चरित्र ही घटनाओं में तथा संबंधित अन्य पात्रों में सूत्रों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार उपन्यास में आने वाले हर पात्र की अपनी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं। जो घटनाएं कथा का अंग बनती हैं उसी उन्नति के संदर्भ में पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। उपन्यास में चरित्र चित्रण की अनेक विधियों को प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया है? देखें, कभी कभी चरित्र चित्रण में नंबर 1, कभी उपन्यासकार अपनी ओर से विभिन्न पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करता है ना। क्या कहा? जब कोई उपन्यास लिखता है तो उपन्यास लिखते समय उन जो पात्र होते हैं उपन्यास में उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन उपन्यासकार अपनी ओर से करता है। दूसरा, अन्य पात्रों के माध्यम से अन्य पात्र को का चरित्र उन्नत बनाता है। मतलब जो कभी अन्य पात्रों के माध्यम से एक दूसरे की तुलना करना, इनसे इनका चरित्र अच्छा है, इनसे इनका चरित्र अच्छा है, तो ऐसे एक दूसरे की तुलना करता है। तीसरा है, कभी पात्रों के आपसी संबंधों के माध्यम से पात्रों के चरित्र उभारता है। तो कभी कभी किसी पात्र द्वारा किए गए किसी काम या कही गई कोई बात की प्रतिक्रिया या किए गए काम या कही गई बात से चरित्र उभरता है। और कभी पात्र स्वयं अपने मनोविश्लेषण द्वारा अपनी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है। क्या कहा? अपने मनोविश्लेषण द्वारा, अपने साइकोलॉजी ज्ञान द्वारा उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा टिपिकल तो है विषय, फिर भी समझ में आ रहा होगा। चरित्र की दृष्टि से विद्वानों ने 3 प्रकार के चरित्र बताए हैं। चरित्र की दृष्टि से विद्वानों ने 3 प्रकार के चरित्र बनाए हैं। उत्तम चरित्र, मध्यम चरित्र और जघन्य चरित्र या अधम चरित्र भी कह सकते हैं। उत्तम पात्र कौन होता है? उत्तम पात्र आदर्श पात्र होता है, आइडल जिसे कहा जाता है। मध्यम पात्र कौन होता है? मध्यम पात्र जो होता है जो अच्छाई और बुराई के बीच में गोते खाता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। वो कौन से पात्र कहते हैं? मध्यम पात्र कहते हैं। मतलब अच्छाई और बुराई से संघर्ष करते हुए जो अच्छाई की ओर बढ़ते हैं वो मध्यम पात्र हैं। और अधम पात्र किसे कहते हैं? निम्न पात्र किसे कहते हैं? जो निरंतर बुराई में डूबे रहते हैं, जो कभी भी बाहर निकलने का प्रयास, जिनकी हमेशा नेगेटिव थिंकिंग होती है, कभी भी बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। वो कौन से पात्र होते हैं? निम्न पात्र। तो समझ में आया होगा, उत्तम पात्रों में अच्छाई का अंश अधिक और बुराई का अंश कम होता है। मध्यम पात्रों में अच्छाई और बुराई दोनों रहती है और अधम पात्र में
बुराई का अंश अधिक होता है और अच्छाई कम होती है। उपन्यास के पात्र जीवन के विभिन्न वर्गों और स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ अपने वर्ग और स्तर की चारित्रिक विशेषताओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। चरित्र समझ लिया, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं अपन कथोपकथन। कथोपकथन क्या है? कथोपकथन का दूसरा नाम है संवाद। ये उपन्यास का तीसरा महत्वपूर्ण संवाद है, कथन है। या तो इसको आप कथोपकथन कह लो या इसको संवाद कह लो, जो उपन्यास के स्वरूप गठन में मुख्यतः 4 काम करता है। वाह, देखो समझ में आई। कथोपकथन या संवाद, जो उपन्यास का जब गठन होता है तो उसमें मुख्य रूप से 4 काम करता है। क्या क्या काम करता है? नंबर 1, कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है। नंबर 2, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं और आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। तीसरा, घटनाओं में श्रृंखला तथा संबंध स्थापित करता है तथा उपन्यास के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। कथोपकथन द्वारा उपन्यासकार उपन्यास में वर्णित घटनाओं तथा दृश्यों को अपेक्षित रूप तथा सजीवता और मर्मस्पृहता उत्पन्न करता है और कथा का विस्तार करता है। पात्रों के आपसी कथा कथन द्वारा, क्या कहा? पात्रों के आपसी कथा कथन द्वारा पाठक पात्रों के मनोभावों को और अलग अलग स्वभावों से परिचित होता है और उसके प्रति अलग अलग मनोभावों का निर्माण करता है। मतलब पात्रों के आपसी कथन द्वारा पाठक पात्रों के मनोभावों को और उनकी स्वभावों से परिचित होता है और अलग अलग मनोभावों का निर्माण करता है। दूसरा है, विभिन्न पात्रों के आपसी विरोधी मतों को व्यक्त करने वाले कथोपकथन के द्वारा उपन्यासकार उपन्यास के उद्देश्य और विचार को स्पष्ट करता है। तीसरा है, कथा तथा उसके विकास में पात्र की उपयुक्त भूमिका के प्रति उपयुक्तता, पात्रों की अपनी विशेषता, जीवन स्तर आदि को अनुकूलता, संबंधता, स्वाभाविकता, सहजता, सजीवता, संक्षिप्तता एवं उद्देश्य को उभारने की क्षमता आदि अनेक गुण होते हैं कथन काल में। और चौथा है, देश काल या वातावरण। ये देशालय है। कला देश, प्रदेश व स्थान की है, उसका है। यह उस स्थान तथा सम की परिस्थितियाँ क्या है उसका प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से इसके अनेक भेद किए गए हैं। समझ में आ गया? अनेक भेद किए गए हैं इस दृष्टि से उसके। अब आगे चलेंगे। चौथा पॉइंट है देश काल या वातावरण। देश काल या वातावरण शब्द से ये स्पष्ट होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले तो ये देखना है। तो क्या कहा? देश काल और वातावरण, इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कला देश, प्रदेश और स्थान की है। उसकी अपनी समय क्या है, उसकी अपनी परिस्थिति क्या है, उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। इस दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ता है उसका उस स्थान से, उसकी सम की परिस्थितियाँ क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से उसके अनेक भेद किए गए हैं। कौन कौन से भेद किए गए? सबसे पहला सामाजिक, दूसरा शाब्दिक और तीसरा ऐतिहासिक। हिंदी नाटक रंगमंच एवं उपन्यास के इतिहास की विविध प्रवृत्तियाँ। पहले के अंतर्गत लेखक सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, वेशभूषा और पात्रों का जीवनगत स्तर, उनको शिक्षा, संस्कृति, संस्कार आदि का चित्रण करता है। दूसरे के अंतर्गत लेखक क्या करता है?
उसके परिवेश तथा संदर्भ में पात्रों की मनोदशा का भावात्मक रूप प्रस्तुत करता है और उसे अधिक मार्मिकता प्रदान करता है। और तीसरे का उपयोग ऐतिहासिक उपन्यासों में होता है। अतः देश, काल और वातावरण के विषय में सामान्यतः कहा जाता है कि कथानक के मर्म और पात्रों की विशेषताओं को उभारने की उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान करता है। अगला पॉइंट है भाषा शैली। भाषा शैली का भी अपना महत्वपूर्ण प्रभाव है। उपन्यास के तत्वों में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है भाषा शैली का। भाषा शैली ही उपन्यास को प्रारंभ से अंत तक पढ़े जाने की उत्सुकता और उमंग पाठकों में जगाती है, क्योंकि भाषा शैली सरल होगी, है ना। यदि कितने बारे पॉइंट बताए हैं, यदि भाषा सरल होगी, भाषा सजीव होगी, भाषा पात्र के अनुकूल होगी, भाषा रोचक होगी, मर्मस्पर्शी होगी, प्रभावपूर्ण होगी और प्रभावमयी होगी, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी भाषा होती है तो पाठक के मन में एक लालसा रहती है पढ़ने के लिए। अगर भाषा में कुछ डिफ़िकल्ट है, कठिनाई है, पात्र के अनुकूल नहीं है, प्रभावी नहीं है, प्रभावमयी नहीं है, तो उसमें भाषा को पढ़ने में पाठक को कठिनाई का महसूस होता है। भाषा और शैली यद्यपि अलग अलग हैं, किंतु भाषा शैली का अंग है। शैली भाषा की प्राण है। भाषा कथा और उसके पात्रों को वाणी प्रदान करती है और शैली उस वाणी में साभिप्राय अर्थ की प्राण प्रतिष्ठा करती है। शैली कथा को कहते हैं और प्रस्तुत करने तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं और मनोभावों को विचित्रित करने के ढंग को संबंध रखती है। इसलिए कहा है शैली में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। यदि शैली वर्णात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली, जीवन शैली, मिश्र शैली आदि। यदि शैली वर्णात्मक है और बहुत ज़्यादा वर्णन हो गया तो पाठक को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। यदि वर्णात्मक ना हो कि लिमिटेड है तो पाठक को आनंद आएगा। उसी प्रकार आत्मकथा शैली, किसी की आत्मकथा उसमें लिखी गई है, किसी की डायरी उसी में लिखी गई है, किसी की जीवन शैली है, तो आदि अनेक उपन्यासों में एक साथ कई शैलियों का प्रयोग होता है। समझ गए ना। भाषा शैली का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इन्हीं के माध्यम से लेखक अपने उपन्यास को प्रभावमयी और मर्मस्पर्शी बनाता है और उसमें क्या करता है, भाषा शैली को मर्मस्पर्शी बनाने के साथ साथ उसमें मौलिकता का समावेश करता है। लास्ट पॉइंट है उद्देश्य। उपन्यास का उद्देश्य निसंदेह कथा के माध्यम से मनोरंजन जुटाना है, परंतु हम गहराई से देखें तो मनोरंजन साधन है, साध्य नहीं है। साधन और साध्य में अंतर होता है, तो मनोरंजन एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। और उपन्यास का साध्य है जीवन की व्याख्या। समस्त साहित्य का संबंध जीवन से है। जीवन की अभिव्यंजना ही उपन्यास का प्रधान उद्देश्य है। उपन्यासकार जीवन की व्याख्या इस सुंदर शैली में करता है कि वह सहज ग्राही हो जाती है। उपन्यास लिखना भी अपने आप में एक उद्देश्य है। कोई लेखक तभी उपन्यास लिखता है जब वह किसी कथा, किन्हीं पात्रों और उनके जीवन रहस्यों या जीवन परिचय या उससे हुआ है जिनका उदय जीवन के अनुभव के आधार पर उसकी कल्पना से हुआ है। परिचय यह अपने से अन्य सबसे कराना चाहता है। उपन्यास की कथा की कल्पना की अपनी भोगी हुई अनुभूतियों का
जब वह अन्यों के साथ मिलकर सहयोग करता है तो वह उपन्यास के रूप में उसे अभिव्यक्त कर सबके सहयोग को योग बना देता है। अर्थात उद्देश्य उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि उपन्यास नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो उपन्यास की कोई बहुमूल्यता नहीं है।